घर चिरागों की हिफाजत फिर उन्हीं को सौंप दी। रोशनी मर जाएगी, बाकी धुआं रह जाएगा। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और भारत के 53वें सीजीआई 3 महीने के भीतर ही अपनी बात से मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जब नवंबर के आखिरी हफ्ते में भारत के 53वें सीजीआई के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ली थी, उसके बाद कई देशों के सीजीआई के साथ बैठकर उन्होंने कुछ सुनवाइयां की थी। उनमें से एक सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज नेंदुपारा पहुंचे और उन्होंने कहा कि एनजेएसी के मामले की सुनवाई कीजिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि मैं जानता हूं तुम जानबूझकर क्यों बोल रहे हो, और वो ये भी उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे कि तुम हिंदी में बात करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर जब नेंदुपारा अंग्रेजी में बोलने लगे तो उन्होंने कहा हिंदी में बात करते हैं। इसकी वजह ये थी कि जस्टिस सूर्यकांत नहीं चाहते थे कि नेंदुपारा जो कुछ कह रहे हैं वो बाकी के जजों की समझ में आए। जब मामला बढ़ता हुआ दिखा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एनजेएसी के मामले की सुनवाई करेंगे, और उसके बाद पूरे देश में इस पर चर्चा हुई। तमाम लोगों ने ये कहते हुए जस्टिस सूर्यकांत की प्रशंसा की कि देखिए, ये तो क्रांतिकारी जज आए हैं जो एनजेएसी सुनवाई करके कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने उस समय भी यही आशंका जाहिर की थी कि ये सब जो हुआ है वो दबाव में हुआ है। इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट के जज एनजेएसी के मामले की सुनवाई नहीं करने वाले हैं। आज हम ये जो बताने जा रहे हैं वो कितना चौंकाने वाला है और जजों की मंशा क्या है वो आपको स्पष्ट हो जाएगी। सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर नेंदुपारा एक बार फिर से पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि एनजेएसी के मामले की सुनवाई कीजिए। इस पर जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि रजिस्ट्री में ये कहीं भी पिटीशन नहीं है। यानी 3 महीने पहले जो वायदा किया था भारत के सीजीआई ने, वो उससे मुकर रहे थे। और इसके जवाब में नेंदुपारा जो कहते हैं, आप खुद अंदाजा लगाइए, क्या वास्तव में वो बदतमीजी है या एक कड़वी सच्चाई है जो नेंदुपारा ने बोलने की कोशिश की। नेंदुपारा ने सीजीआई से कहा कि अदानी और अंबानी के मामलों के लिए सुनवाई हो सकती है, लेकिन आम जनता से जुड़े हुए मामले की सुनवाई आप क्यों नहीं कर सकते। ये जो कॉलेजियम का मामला है, एनजेएसी का मामला है, इससे आम जनता का हित जुड़ा हुआ है। इसके बाद सीजीआई भड़क गए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस तरीके से मिसबिहेव मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। यानी ये जो नेंदुपारा ने बोला वो जस्टिस सूर्यकांत को बदतमीजी लगा और उन्होंने कह दिया कि तुमने मुझे चंडीगढ़ में भी देखा है, दिल्ली में भी देखा है, और मेरे सामने ये बदतमीजी करोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब आप अगर समझदार हैं, राष्ट्र से प्यार करते हैं, आप तर्कों को समझते हैं, तो आप ही निर्णय कीजिए कि क्या मैथ्यूज नेंदुपारा ने कुछ बदतमीजी की या उन्होंने सच्चाई बोलने की हिम्मत दिखाई। एक नहीं, अब तक कई सीजीआई के सामने वो ऐसा कर चुके हैं और हर बार हर सीजीआई ने जब भी वो एनजेएसी का मामला लेकर जाते हैं उनकी बेइज्जती की है, उनको दुत्कार कर अपने कोर्ट से भगाया है। यही कुछ किया था चंद्रचूड़ ने, वही कुछ किया था बाद में संजीव खन्ना ने। बीआर गवई के सामने गए तो उन्होंने भी वही किया, और अब जस्टिस सूर्यकांत ने भी वही कर दिया है और उन्हें साफ तौर पर धमकाने की कोशिश की है कि एनजेएसी का मामला दोबारा लेकर आओगे तो फिर समझ लेना। 3 महीने पहले, उस समय जब कई देशों के सीजीआई बैठे थे, तब जस्टिस सूर्यकांत की मजबूरी थी और उन्होंने मजबूर होकर यह कहा था कि हम एनजेएसी की याचिका पर सुनवाई करेंगे। लेकिन यही बात जब याद दिलाई जाती है तो फिर वो किस तरीके से बिहेवियर करते हैं
वो आपने अब देख लिया है। ये जो एनजेसी का मामला है 2015 में इसको खारिज कर दिया गया था और उसके बाद कई बार मैथ्यूज नेदुम्पारा कई सीजीआई के सामने इसकी मांग लेकर जा चुके हैं कि इस पर सुनवाई कीजिए, इसका रिव्यू कीजिए, और बार बार उन्हें वहां से वापस भेज दिया जाता है। उनको आप समझ लीजिए अपमानित किया जाता है। जबकि इस देश का सुप्रीम कोर्ट अगर कोई वकील रात में किसी आतंकवादी की फांसी रुकवाने के लिए पहुंच जाता है तब भी अदालत लग जाती है, क्योंकि उनके लिए जो आतंकवादी हैं, जो देशद्रोही हैं, जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, उनकी जो मानवाधिकार है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन इस देश के 140-50 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके ये महत्वपूर्ण नहीं है। जबकि न्याय पाना हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जैसे कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसमें भी न्याय पाना नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया है और इसीलिए जुडिशरी की स्थापना की गई है। लेकिन एनजेसी के मामले में जब न्याय की बात की जाती है, जब यह कहा जाता है कि भारत के संविधान को धता बताकर जो कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है उसके ऊपर दोबारा से सुनवाई होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, तो फिर जज किस तरीके से भड़कते हैं ये बार बार देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा उम्मीदें जस्टिस सूर्यकांत से हैं। हम कई बार जब उनके फैसलों पर आलोचनात्मक उनकी व्याख्या करते हैं और ये कहते हैं कि ये सब जनता के दबाव में हो रहा है, तो कई लोग ये कहने की कोशिश करते हैं और डायरेक्ट कमेंट भी करते हैं कि आपके हृदय में उनके प्रति जो द्वेष है आप इसकी वजह से उन पर निशाना साध रहे हैं। जबकि हम बार बार कह चुके हैं कि हमारे अंदर किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है, हम किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समाज के हित का काम नहीं करता है, समाज के खिलाफ काम करता है, जो उसको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उनको पूरा नहीं करता है, तो फिर हमारे लिए वो मित्र तो नहीं हो सकता है, आलोचना का पात्र ही हो सकता है। जो राष्ट्र का दुश्मन है, जो समाज का दुश्मन है, जो मानवता का दुश्मन है, जो भारतीय संस्कृति का दुश्मन है, वो हमारा भी दुश्मन हो सकता है। और इसीलिए हम ऐसे फैसलों को आपके सामने लेकर आते हैं जिनमें कहीं ना कहीं आम आदमी का हित जुड़ा होता है या जो आम आदमी से संबंधित होते हैं। अब उन सब लोगों को जो तथाकथित राष्ट्रवादी यूट्यूबर अपने आप को कहते हैं और वो बहुत उछल रहे थे कि जस्टिस सूर्यकांत अब खत्म करने वाले हैं, कॉलेजियम को अब खत्म करने वाले हैं, उनको पूरी तरीके से अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि चाहे जस्टिस सूर्यकांत हो, जस्टिस संजीव खन्ना हो या कोई अन्य भी आएगा तो इतनी आसानी से एनजेसी के मामले की सुनवाई के लिए राजी नहीं होगा। इसके लिए दो ही रास्ते हैं कि या तो केंद्र सरकार इसकी सुनवाई के लिए दबाव बनाए या फिर जनता इसके लिए व्यापक तौर पर मांग रखे कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, जिसका भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं भी उल्लेख नहीं है, और तो और दुनिया के किसी भी देश में, चाहे बड़े से बड़ा देश हो या छोटे से छोटा देश हो, इस तरीके की व्यवस्था नहीं चलती है। वहां जो जजों की नियुक्तियां होती है वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा होती है या लेजिस्लेचर के द्वारा होती है, और फिर भी वहां के जज कितना अच्छा न्याय करते हैं ये तो आप यूएस सुप्रीम कोर्ट के अभी ताजा फैसले से समझ सकते हैं, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए जो इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ लगाया गया था उसको खारिज करने का काम किया था। यानी जजों के न्याय करने के लिए यह जरूरी नहीं है कि उनकी नियुक्ति भाई भतीजावाद के आधार पर या चेला चपपंथी के आधार पर की जाए तभी वो निष्पक्ष तौर पर न्याय कर पाएंगे। ये तो उनकी निष्ठा से प्रभावित होता है या निर्भर करता है। लेकिन हमारे यहां इन्हीं तर्कों को देकर हमारे देश पर यह कॉलेजियम सिस्टम थोप दिया गया है।
इसके दुष्परिणाम किस तरीके से सामने है वो सबको पता है। हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि हमारे देश में जितने जज काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मिलाकर उनकी संख्या से 10 गुने ज्यादा पिछले 9 साल में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या इसी तरीके के जघन्य मामलों की शिकायतें आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कोशिश करने के बाद, फुल हाउस कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद भी आज तक हाई कोर्ट के 80% से ज्यादा जजों से उनकी आय का ब्यौरा प्राप्त नहीं कर सका है। ये क्या है? ये पारदर्शिता का अभाव है जिसकी वजह से उंगलियां उठती हैं। लेकिन भारत के जो सीजीआई होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो ज्यादातर जज होते हैं, वो ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पर इस देश के ऊपर लगातार इस कॉलेजियम नाम की अव्यवस्था को या कुव्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से उनके जो आसपास के या चेले चपाटे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको बड़ी आसानी से हाई कोर्ट में जज बनाने का रास्ता खुला हुआ है। और पिछले जो सीजीआई थे उन्होंने तो एक साथ अपने 2 चेलों को और एक भतीजे को जज बनवा दिया था हाई कोर्ट का। यह परंपरा लगातार चल रही है और इसको आप सोचें कि शायद ये अपने आप रोक देंगे, तो ये रुकने वाली नहीं है। और जब तक ये परंपरा नहीं रुकेगी, जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, तो आम आदमी को न्याय भी नहीं मिल सकेगा। छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी, हाई कोर्ट से न्याय मिलता रहेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट पलटता रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जिस तरीके से बेल का खेल चलता है वो भी इसीलिए चल रहा है कि जितने ज्यादा केसेस पेंडिंग होंगे उतने ज्यादा बेल के खेल में कमाई होगी। अगर जल्दी निपटारे होने लगेंगे, अपीलें जल्दी निपट जाएंगी, तो लोग बेल के लिए इतना ज्यादा खर्च भी नहीं करेंगे। क्योंकि अभी तो ऐसा है कि एक बार बेल मिल जाए तो 40-40 साल तक उस केस की सुनवाई नहीं होती है। और वो व्यक्ति कितने भी बड़ा जघन्य अपराध कर ले, लेकिन बाहर खुलेआम घूम रहा होता है। अगर उसने आर्थिक अपराध किया है तो उस पैसे से मौज कर रहा होता है। ये सब इसीलिए हो पा रहा है कि जब भी चुनाव आते हैं कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती है, कोई भी मीडिया पत्रकार इस मुद्दे की बात नहीं करता है, कोई भी धर्माचार्य इसकी बात नहीं करता है। ये तो धर्म का भी मामला है और ये राजधर्म का भी मामला है, क्योंकि राजधर्म में सबसे पहली जो चीज आती है वो यही आती है, दुर्जनस्य दंडम सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशे च संप्रवर्धि। सरकार का पहला कर्तव्य ही ये है कि अपराधियों को दंडित करने का काम करे। जो व्यक्ति समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने का काम करे। और इस सब के लिए जो संसाधन है उनको जुटाने का काम करे। इसके बाद और काम राज्य कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो पहला और महत्वपूर्ण काम है जिसके लिए राज्य की स्थापना की गई, वही काम करने में हमारी सरकारें विफल रही हैं। चाहे पुरानी कांग्रेस की सरकारें रही हो या वर्तमान की सरकार हो, इस मामले में तो आप उन्हें सफल नहीं कह सकते हैं। देश के नागरिकों को अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो यह केवल जुडिशरी की असफलता नहीं है, बल्कि सरकार की भी असफलता है, संसद की भी असफलता है। विपक्षी पार्टियों के अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, वो नहीं चाहते कि अपराधियों को दंड मिले, क्योंकि ज्यादातर अपराधी विपक्षी पार्टियों में बैठे हुए हैं। लेकिन सत्ता पक्ष की क्या मजबूरी है, वो क्यों इस मुद्दे पर जोर नहीं दे रही है? और अब तो यह साफ हो गया है कि जब तक सरकार इस पर जोर नहीं डालेगी, एनजेएसी के मामले की, कॉलेजियम को हटाने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने वाली है। और दूसरा रास्ता सिर्फ है जनता की जागरूकता और जनता का जोर शोर से इस मुद्दे पर मांग उठाना कि जल्दी से जल्दी एनजेएसी के मामले की सुनवाई की जाए, इस असंवैधानिक कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद,
जय भारत।